आज क्लास 8 का सोशल साइंस है। सोशल साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव संसाधन। भूमि जिस पर हम लोग निवास करते हैं यह भूमि है और भूपृष्ठ का भूपृष्ठ जो हमारा धरती है उस धरती का लगभग 30% भाग भूमि है। बाकी 30% भूमि है, बाकी जो है और विभिन्न कारणों से आच्छादित है। तो भूमि हो गया। मृदा, मृदा भूमि का ऊपरी भाग है। मृदा बहुत पतली पतली परत है। ये जल, जल हम लोग जानते ही हैं, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल हर हाल में हर एक सजीवों के लिए बहुत आवश्यक है। तो जल, जल प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति वे पेड़ पौधे जो अपने आप उत्पन्न होते हैं से प्राकृतिक वनस्पति हैं। इसमें हमारे घर के आसपास उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे घास भी हैं और जंगल में उत्पन्न होने वाले बड़े बड़े बीज, झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां आदि सभी आते हैं। वन्य जीव संसाधन, वन्य जीव संसाधन वन में रहने वाले जीव, अर्थात वन में रहने वाले जीव आपको हिरण भी है, शेर भी है, बाघ भी है, चीता भी है, हर तरह के जीव हैं उसके अंदर। इतना ही नहीं, उससे पशु विभिन्न प्रकार के पक्षियां भी आ जाते हैं जो वनों में रहते हैं। सभी वन जीव संसाधन में आते हैं। वन जीवन में वन के पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, उससे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो इन सभी का क्षेत्र बहुत बड़ा विस्तार क्षेत्र है, लेकिन इस क्लास 8 का इस पार्ट में हम लोग बहुत इसका छोटा सा भाग को हम अध्ययन करेंगे और कम समय में हम लोग इसे देखेंगे किस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। भूमि, सबसे पहले हम लोग भूमि की बात करते हैं। भूमि भूपृष्ठ का लगभग 30% भाग भूमि है। आइए हम लोग इसे बताते हैं, इधर से देखते हैं। भूमि लगभग 30% भाग हमारा भूमि है और भूमि का ऊपरी परत मृदा होती है। भूमि एक ऐसा संसाधन है कि जिसके बिना मनुष्य की कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग मनुष्य भूमि के बिना कुछ भी नहीं है। भूमि का ऊपरी भाग भी नष्ट हो रहा है और भूमि के जो संरचना है वो संरचना भी लगातार प्रभावित हो रही है। इसके कई कारण हैं। इससे कई कारणों में इसको बांटा गया है 4 भागों में। एक है वन, भूमि के कई कारण है, इसको जो है कई कारणों को हम लोग समझेंगे। कई कारण है, जैसे अतिचारण हम लोग कर रहे हैं। अतिचारण करते हैं अर्थात भूमि पृथ्वी के ऊपर का जितने भी घास होते हैं, पेड़ पौधे हैं, उसे हम नष्ट कर डालते हैं। नष्ट करने से पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। जब तेज वर्षा होती है तो वो सभी नष्ट हो जाते हैं। हम लोग सड़क बनाते हैं, रेल मार्ग बिछाते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाते हैं। इससे क्या होता है कि भूमि की जो संरचना है वो नुकसान होता है। उसमें खनन करते हैं जहां हम लोग खोद खोद करके मिट्टी निकाल देते हैं, वहां पर हम लोग उसको भरते नहीं और उसमें अवांछनीय पदार्थ डाल देते हैं, जो फैक्ट्रियों में कूड़े कचरे डाल देते हैं। इससे भी उसका नुकसान होता है। तो आइए हम भूमि संसाधन के संरक्षण का तरीका, भूमि के संसाधन को कैसे संरक्षित किया जाए। भूमि संसाधन का संरक्षण, भूमि संसाधन का संरक्षण के लिए वन रोपण करना होगा। वन रोपण अर्थात अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे। हम लोग पेड़ पौधों को लगातार काटते हैं या बहुत सारे पेड़ पौधे अपनी जीवन आयु खत्म होने के बाद नष्ट हो जाते हैं। उस स्थान पर नए पेड़ पौधों को लगाना होगा, पेड़ों को लगाना होगा। दूसरा है इसका रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग। कीटनाशकों और उर्वरक का उपयोग हमें क्या करना होगा, इसमें हम लोग डिटेल्स इसको लिख लेंगे। जो वर्णन करने जो कहा जाएगा
तो हम इसे लिखेंगे भूमि की संरचना रासायनिक कीटनाशकों के कारण, रासायनिक कीटनाशक जो कीटों को मारने के लिए उपयोग करते हैं और उर्वरक जैसे यूरिया है, फास्फेट है, जैसे उर्वरक, इसके उपयोग से ही भूमि का संरचना है वो नष्ट होती है। इसके बाद तीसरा है अतिचारण। अतिचारण के कारण भूमि के ऊपर जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उससे भी हमारी भूमि की संरचना प्रभावित होती है। इसके बाद चौथा पॉइंट है इसके अंदर में खनन के बाद खाली स्थान, या खनन को लिखते हैं, खनन लिखेंगे। खनन अर्थात पृथ्वी से खोद करके हम विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ निकालते हैं, जैसे लोहा निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, यूरेनियम निकालते हैं, ये सब निकालते हैं। लेकिन निकालने के बाद वहां पर हम उसे भरते नहीं, इससे क्या होती है, भूमि की संरचना प्रभावित होती है। भूमि की संरचना प्रभावित होने के कारण ही आए दिन सुनने भूकंप के झटके आते रहते हैं, ज्वालामुखी के विस्फोट होते हैं और तरह तरह की भी परेशानियां देखने को मिलती है, भौगोलिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। तो भूमि संरक्षण का चार तरीका है। पहला है वन रोपण, दूसरा हो गया रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग, तीसरा अतिचारण, चौथा खनन। इस तरह से चार तरीके हैं जिससे हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। मृदा, इसके बाद आते हैं मृदा। मृदा क्या है? मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत है या भूमि की ऊपरी परत है, बहुत ही पतली परत है मृदा। मृदा जो है सबसे ऊपरी परत है, इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ की मात्रा होती है। मृदा से ही विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, हमारी फसलें उत्पन्न होती है, हमारे फल फूल सभी मृदा से उत्पन्न होते हैं। मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो मृदा का निर्माण होता है चट्टानों को टूटने घिसने से होता है। मृदा चट्टानों के टूटने घिसने आदि से मृदा का निर्माण होता है। उसमें विभिन्न प्रकार के जैव पदार्थ मिल जाते हैं। जैव पदार्थ जो मिलते हैं उस जैव पदार्थ के अपशिष्ट को हम लोग कहते हैं ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ह्यूमस ही मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। जिसमें मृदा में ह्यूमस की मात्रा जितना ज्यादा है उसमें उत्पादन अधिक होती है। अभी जैसे जलोढ़ मृदा कहते हैं, जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा लाई गई मृदा है, जहाँ नदियों में विभिन्न प्रकार के पत्ते फूल आदि जाते हैं और वो सड़ गल करके ह्यूमस बन जाते हैं और वह ह्यूमस जब मिट्टी पर आता है तो उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। आइए हम लोग इसको और देखते हैं कुछ मृदा के प्रकार। मृदा कई प्रकार के हैं। इसमें है, एक है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा लाई गई मृदा है। जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा लाई गई मृदा है। यह नदी अपने पास विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को लेकर आती है और मैदानी भागों में फैला देती है। उस मैदानी भाग में जो पाई जाने वाली मृदा है उससे कहते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं खादर और दूसरे को कहते हैं बांगर। खादर नदियों से दूर पाई जाती है, बांगर नदियों के किनारे पाई जाती है। खादर मृदा नदी के किनारे जाने के कारण इसमें हर साल नए मृदा इसमें आते रहती है, लेकिन बांगर नदी से दूर होती है, इसमें हर साल नए मृदा नहीं आती। खादर अधिक उपजाऊ होता है, बांगर क्या कम उपजाऊ होता है। खादर में नमी की मात्रा खादर में अधिक होती है, बांगर में कम होती है। तो ये जलोढ़ मृदा दो प्रकार की हुई, खादर और बांगर। इसी खादर मृदा की जो संरचना है इसमें कहा गया है भामर एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा खादर मृदा बनती है। भामर अक्सर इसको भवरक कहते हैं, इससे ही खादर मृदा बनती है। चलिए इसके बाद ज्यादा हम इसमें और पढ़ेंगे अगले क्लास में। दूसरे प्रकार की मृदा है वो है काली मृदा। काली मृदा कपासी मृदा भी कहा जाता है। हम लोग को इसको देहाती भाषा में, गांव की भाषा में चीटा मृदा भी कहते हैं, चीटा मिट्टी कहते हैं। काली मृदा
बहुत सारे खनिज पदार्थ, खनिजों का भंडार है, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। काली मृदा जलोढ़ मृदा के समान ही उपजाऊ होती है। इसमें भी विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पन्न होती है। यह एक प्रकार की चट्टान है जिसको बैसाल्ट की चट्टानें कहते हैं, उससे बनती है। इसके बाद है तीसरा है लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा एक कम उपजाऊ मृदा है। यह पहाड़ों के आसपास पाई जाती है। जिस पहाड़ की चट्टानें लाल और पीली या लाल होती है उस जगह की मृदा लाल, और जिस जगह की चट्टानें पीली होती है उस जगह की पीली मृदा पाई जाती है। दोनों ही कम उपजाऊ मृदा है। इसके बाद है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट एक प्रकार का चट्टान का नाम है। तो लैटेराइट चट्टानों से जो बनती है मृदा, उस मृदा को लैटेराइट मृदा कहते हैं। यह मृदा भी बहुत कम उपजाऊ होती है। पांचवा प्रकार का मृदा है वो है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा मरुस्थल के आसपास पाई जाती है। ये भी बहुत कम उपजाऊ होती है। इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है। और छठी मृदा होती है वन मृदा। वन मृदा ये वनों में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि वन में पेड़ के पत्ते गिरते हैं और इस मृदा में मिल जाते हैं, मिल करके इसके ह्यूमस की मात्रा बढ़ा देते हैं। अभी बताया कि मृदा भूमि की सबसे ऊपरी परत है। ऊपरी परत होने के कारण इसके नष्ट होने की संभावना बहुत तेज से होती है। यदि हम लोग इस तेज वर्षा होगी तो ये नष्ट हो जाएगा, और तेज हवा होगी उससे भी ये नष्ट हो जाएगा। तो नष्ट होने से बचाने के लिए हम लोग को विभिन्न प्रकार की उपाय करने पड़ते हैं। जैसे मृदा संरक्षण, जिसको हम लोग कहते हैं मृदा संरक्षण। फिर से यहाँ एक बार देख लेंगे मृदा संरक्षण आवश्यक क्यों है। मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत है और ऊपरी परत बहुत कम मोटी है। यदि ये नष्ट हो जाएंगे तो हमारे कोई पेड़ पौधे उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए मृदा का संरक्षण आवश्यक है, यानी पृथ्वी के ऊपरी परत को संरक्षण आवश्यक है। और संरक्षण के लिए हम लोग कुछ विधियां उपयोग करते हैं। नंबर 1 में समोच्च जुताई करते हैं। समोच्च जुताई ऐसी समोच्च जुताई की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां ढालुआ भूमि होती है, इस तरह से जो ढालुआ भूमि है तो उसमें जुताई इस प्रकार से ऐसे की जाती है ताकि पानी भरते हुए आगे की ओर बढ़े। यदि हमको ढलवा है और इस तरह से जुताई ऊपर नीचे ऐसे कर देंगे तो पानी सीधा नीचे की ओर चला जाएगा। इसलिए ढालवा भूमि में समोच्च जुताई की जाती है। अर्थात मृदा संरक्षण के लिए पहला जो नियम है वो है समोच्च जुताई। दूसरा है रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं जिस क्षेत्र में तेज हवाएं चलती है, जहां तेज हवाएं चलती है वहां पर रक्षक मेखला बनाई जाती है। ये रक्षक मेखलाएं जो एक कतार में पेड़ों की पंक्तियां लगाई जाती है। जब बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं तो तेज हवाएं जो पेड़ों से टकराती है और टकरा करके उसकी गति कम हो जाती है। इससे ऊपरी मृदा नष्ट नहीं होती। तीसरा है फसल आवर्तन। फसल आवर्तन क्या होता है? फसलों को बदल बदल के लगाई जाती है। एक ही खेत में अलग अलग फसल को बदल बदल कर लगाना फसल आवर्तन कहते हैं। इस प्रकार से फसल लगाई जाती है कि कभी भी खेत खाली ना रहे। और चौथा जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है नियंत्रित पशुचारण। पशुचारण भी आवश्यक है। यदि पशु नहीं होंगे तो हमारा पर्यावरण अनबैलेंस हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा। और यदि पशु है तो पशुओं का चलाना भी आवश्यक है, लेकिन नियंत्रित होना चाहिए। नियंत्रित पशुचारण होना चाहिए। ये नहीं कि ढेर सारे पशुओं को एक साथ एक ही जगह पर छोड़ दिया जाए, वहां के सारे पेड़ पौधों को नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं। नियंत्रित माने एक नियम के अनुसार थोड़ा थोड़ा इधर थोड़ा है चलाए, वहां थोड़ा चलाए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक कंट्रोल में होना चाहिए। तो मृदा संरक्षण के 4 तरीके हुए: समोच्च जुताई, रक्षक मेखलाएं, फसल आवर्तन और नियंत्रित पशुचारण। झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? झारखंड की अधिकांश भूमि
उबड़ खाबड़ एवं ढलवा है, पहाड़ी पठारी क्षेत्र है। झारखंड पहाड़ी पठारी क्षेत्र है। यहाँ की भूमि उबड़ खाबड़ एवं ढलवा है। ढलवा होने के कारण मृदा अपरदन की समस्या, अपरदन पहले समझ लें, अपरदन समझ लें। अपरदन का अर्थ होता है नष्ट होना। अपरदन का अर्थ होता है नष्ट होना। जब हम लोग तेज हवाएं चलती है या तेज वर्षा होती है तो भूमि का ऊपरी भाग नष्ट होता है। ऊपरी भाग नष्ट होना यह अपरदन कहलाता है। जब नदियां बहती है तो अपने किनारों को अपरदन द्वारा काटती रहती है। तो अपरदन, झारखंड में अपरदन समस्या है क्योंकि यहाँ की भूमि उबड़ खाबड़ एवं ढलवा है, पहाड़ी और पठारी है। अब आते हैं, इसके बाद हम लोग जल की बात करते हैं। भूमि हो गया, मृदा हो गया, और जल की बात करते हैं। जल पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में है। पृथ्वी पर हमारे जल की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को जल संरक्षण की आवश्यकता है। वो क्यों? पृथ्वी पर जल की आवश्यकता, पृथ्वी पर जल बहुत है लेकिन फिर भी इसके जल के संरक्षण की आवश्यकता है। क्यों? पृथ्वी का जो अधिकांश भाग जल, पृथ्वी पर जो जल है इसका 90% से अधिक भाग समुद्रों में है। अर्थात जल समुद्रों में पाया है और हम लोग को पीने के लिए, हम लोग को उपयोग के लिए, हम लोग खेती करने के लिए जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। अर्थात जल को यदि संरक्षण हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग को पीने के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा, हमारे सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा, हमारे और भी कल कारखाने हैं उसको जलाने के लिए जल की कमी हो जाएगी। तो जल का संरक्षण आवश्यक है। जल संरक्षण के लिए कुछ नियम है। पहले नंबर नियम है वर्षा जल संरक्षण। वर्षा जल संरक्षण, वर्षा होती है लेकिन वर्षा का जल बह करके नदियों में, समुद्रों में चला जाता है और इससे फिर हम लोग को जो वर्षा नहीं होती उस समय वर्षा की कमी होती है, जल की कमी हो जाती है। इसलिए जो वर्षा होती है उसे संरक्षित करने के लिए आज सरकार विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही है। जगह जगह घरों में पानी को जमा करने की व्यवस्था की जा रही है, वर्षा जल संग्रहित किया जाता है। उसके बाद धरातलीय जल संरक्षण। धरातलीय जल, हम लोग का प्रयास ये करना चाहिए कि धरातल का जल, जो भूगर्भीय जल जिसको कहते हैं, उसका कम से कम उपयोग करें। अर्थात यदि हमारे आसपास में समुद्र है, तालाब है, तो समुद्र और तालाब के जल को उपयोग करें, धरातल के जल को उपयोग न करें। यदि ऐसा करते हैं तो हम लोग धरातलीय जल संरक्षण में हम लोग सहायता करते हैं, इससे जल हम लोग को संरक्षित होगी। तीसरा पॉइंट है समुद्री जल का उपयोग। समुद्री जल का यदि हम उपयोग करेंगे तो हमारे पृथ्वी का जल कम खर्च होगा, और पृथ्वी का जल यदि हम कम खर्च होता है तो इस तरह से हम लोग को जल संरक्षण करते हैं। जल संरक्षण और पृथ्वी के जल को संरक्षित रखना। चौथा तरीका है सिंचाई पद्धति में परिवर्तन। सिंचाई पद्धति, सिंचाई के नए तरीकों का उपयोग करना चाहिए। पुरानी पद्धति में एक साल के खेती की सिंचाई की जाती है, लेकिन नई पद्धति में जैसे हम लोग छिड़काव तंत्र में पानी को छिड़क करके मशीन द्वारा छिड़क करके सिंचाई किया जाता है। इसके बाद ड्रिप तंत्र में पेड़ के तना के पास या जड़ के पास में ही पानी को बूंद बूंद कर गिराया जाता है, ड्रिप तंत्र। तो नई सिंचाई पद्धति का उपयोग यदि करते हैं तो जल संरक्षण होता है। इसके अलावा डोभा का निर्माण क्या होता है? डोभा का निर्माण अर्थात छोटे छोटे तालाब बनाना। ये छोटे छोटे तालाब बनाते हैं तो पृथ्वी में जल समाता है, अर्थात पृथ्वी में जल अवशोषित होता है। इससे जल स्तर, हम लोग का जो भूमि का जल स्तर है वो बढ़ता है और ये हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। अतः जल संरक्षण इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कुछ वन जीवन संरक्षण की बात। वन जीवन, अगला पॉइंट है वन जीवन। वन जीवन भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना हमारे लिए मृदा का संरक्षण आवश्यक है, जल का संरक्षण आवश्यक है। तो वन जीवन, वन में विभिन्न प्रकार के जीव हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि शेर हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है, शेर मर जाएगा, हमारे लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन शेर या बाघ हमारे लिए उतना ही उपयोगी है जितना हमारे लिए बकरियां हैं, जितने हमारे लिए गाय है, जितने हमारे लिए बैल हैं। वो कैसे? वन का शेर या बाघ यदि नहीं होंगे तो वन में हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी। हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी
तो हिरण सारे वन के पेड़ पौधों को नष्ट कर डालेंगे। जब सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो हम लोग को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हमारे लिए लकड़ियों की कमी हो जाएगी, हम लोग को जड़ी बूटियों की कमी हो जाएगी, हम लोग फलों की कमी हो जाएगी। इसलिए वन जीवन को भी संरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। और वन जीवन के साथ साथ हम लोग बहुत सारे लाभ होते हैं। और अभी आप लोग को ये कहेंगे कि समय को कम कर देखते हुए हम लोग तेजी से इसको पढ़ाने की कोशिश किए और मुख्य मुख्य बातों को दर्शा दिए हैं, मुख्य मुख्य बात बता दिए हैं। लेकिन अब लोगों को करना क्या है, पाठ को पढ़ना होगा। पाठ को पढ़ना जरूरी है। यदि आप पाठ को नहीं पढ़ते तो आपका ज्ञान अधूरा होगा। पहले पाठ को पढ़ें, इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है उसको करने का प्रयास करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।